बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हम लोग अपनी पिछली क्लास में संघीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कि भारतीय संघवाद या संघीय व्यवस्था के 3 मॉडल विकसित हुए। ये 3 मॉडल जो थे, इसमें पहला मॉडल था सहयोगी संघवाद, दूसरा था एकात्मकतावादी संघवाद और तीसरा है सौदेबाजी वाला संघीय व्यवस्था। ये जो मॉडल है, इसमें जो तीसरा मॉडल है, इसको सामान्य तौर पर दूसरे मॉडल का ही एक विशेष रूप माना जाता है और ये माना गया कि संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख रूप से 2 ही मॉडल हैं। केसी वीयर ने संघात्मक व्यवस्था के बारे में कहा था कि हर संघात्मक व्यवस्था में आपसी सहयोग की संस्थाओं की या संविधान में ही व्यवस्था कर दी जाती है या इस प्रकार के सहयोग की संस्थाएं परंपराओं के रूप में विकसित होती हैं। तो भारत में क्या स्थिति है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संघवाद में सहयोगी संघवाद। भारतीय संविधान में सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद को अपनाया गया है, ऐसा माना गया। संविधान निर्माता सामान्य तौर पर सोचते थे कि सहयोगी संघवाद को ही अपनाया जाए और क्योंकि भारत एक विशाल राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, विविधताओं की दृष्टि से भी, इसलिए उनका दृष्टिकोण ये भी रहा कि इसमें एकात्मकतावादी प्रवृत्ति या तत्वों को भी अपनाया जाए। तो इस तरह से जो भारतीय संघवाद है वो सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद का एक तरह से मिला जुला रूप है। सहयोगी संघवाद जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग A.H. बर्च ने किया था। A.H. बर्च कहते हैं, सहयोगी संघवाद का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों में सहयोग का चलन हो। क्षेत्रीय सरकारें आंशिक रूप से सामान्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भर हो और सामान्य सरकार सशस्त्र अनुदानों के आधार पर उन विषयों में विकास को प्रोत्साहित करती हो जो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रदान किए गए हों। ग्रीनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के बारे में लिखा कि इसमें संघवाद का जो स्वरूप है उसके बारे में कहते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर सहयोगी संघवाद के सभी लक्षण भारत पर लागू होते हैं। भारतीय संविधान सभा में संघवाद के उस रूप को अपनाया है जिसे A.H. बर्च ने सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। तो ग्रीनविल ऑस्टिन एक तरह से भारत में सहयोगी संघवाद को मानते हैं। जो भारत में संस्थाएं अपनाई गई हैं जो सहयोगी संघवाद की स्थापना करती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था कि योजना आयोग का जो गठन है वो संविधान से परे किया गया है, लेकिन पूरे देश के लिए योजना बनाने के लिए इसको कार्य सौंपा गया और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संवर्ती सूची का एक विषय है सामाजिक और आर्थिक नियोजन। इस आधार पर योजनाबद्ध विकास के लिए योजना बनाने के लिए योजना आयोग बना था और योजना के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ये दोनों मिलकर के संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों पर ही योजनाएं बनाने और उन्हें स्वीकृत करने का कार्य करते हैं। इसी तरह से 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग का गठन किया गया। ये नीति आयोग जो है, इसका कार्य पूरे देश के लिए नीति बनाना है। ये सरकार के थिंक टैंक की तरह से काम करता है, जो सरकार को ये बताता है कि किस तरह से देश के विकास के लिए योजनाएं बनानी है। दूसरी संस्था आती है वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 वर्ष बाद स्थापित होने वाले वित्त आयोग को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने वाली और उसके लिए सुझाव देने वाली एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। तीसरी संस्था आती है अंतर्राज्य परिषद। अनुच्छेद 263 में
अंतर राज्य परिषद की व्यवस्था की गई। इसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों में परस्पर यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा करना है। 1990 में पहली बार अंतर राज्य परिषद स्थापित की गई थी। इसके बाद आती है अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में मुख्य रूप से 2 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। हालांकि बहुत सी सेवाएं हैं जो पूरे देश में एक साथ काम करती हैं। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा और दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा। इन सेवाओं के पदाधिकारी केंद्रीय सरकार के क्षेत्र और राज्य सरकारों के क्षेत्र कहीं भी नियुक्त किए जा सकते हैं। व्यवहार में इन सेवाओं ने सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद में महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम किया है। इसके अतिरिक्त और बहुत सी सेवाएं हैं। राजस्व सेवा है, डाक विभाग है, आबकारी विभाग है। तो ये भी सभी केंद्रीय सेवाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 प्रमुख मानी जाती हैं इसमें। मॉरिस जोन्स ने इन संस्थाओं के बारे में कहा है, ये संस्थाएं दिखाती हैं कि केंद्र और राज्यों के सहयोग से ही महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं और न तो केंद्र और न ही राज्य कोई भी एक दूसरे पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। इसके अतिरिक्त एक चुनाव आयोग है जो संपूर्ण भारत के लिए एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग है, पूरे देश में चुनावों की घोषणा करना उसी का कार्य है। पूरे देश में जब संसद का चुनाव होता है तो उसी की देखरेख में होता है। इसी तरह से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो व्यवस्था है वो भी इसी तरह की है। इसके अलावा 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। इनका उद्देश्य भी यही था। तात्कालिक गृह मंत्री ने इसके संबंध में कहा था कि ये परिषदें सहकारी संघवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सभी भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसके लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। इसके अलावा हर साल राज्यपालों का सम्मेलन होता है, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है। वित्त समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए वित्त मंत्री सम्मेलन बुलाते हैं, गृह मंत्री सम्मेलन बुलाते हैं। इसी तरह से अन्य भी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जिसके आधार पर सहयोग के आधार से कार्य होता है। जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं, आप लोगों ने अपनी जब ये हमारे पेंडेमिक या महामारी शुरू हुई उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय समय पर बातचीत की, सुझाव लिए, उनको अपने सुझाव दिए और दिशा निर्देश उससे तय किया गया कि किस तरह से हमें इस महामारी से संघर्ष करना है, कैसे इस पर विजय पानी है। तो ये सब जो स्थितियां हैं, ये सब जो कार्य है, ये एक तरह से सहयोग के आधार पर किए जाते हैं। अंतर्राज्य परिषद जो है उसकी जो स्थापना है वो अनुच्छेद 263 में की गई और इसका प्रावधान उसमें किया गया है, जिसके तहत राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारिया आयोग, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इन सब ने इस सिफारिश पर बल दिया कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन व्यवहार में 1990 तक इसकी स्थापना नहीं की गई। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 25 जून 1990 को की गई। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति द्वारा परिषद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और इसके अलावा भारतीय संघ के सभी राज्यों और सभी संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं। तो जो संघीय व्यवस्था है, केंद्र राज्य संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये परिषद एक विचार मंच का कार्य करती है और हर दिन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका एक स्थायी सचिवालय भी होता है। तो ये तो हुआ सहयोगी संघवाद। अब आते हैं एकात्मकतावादी संघवाद पर। जैसा कि हमने देखा कि भारतीय संविधान में भी संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक तत्व भी
मौजूद हैं। तो ये माना गया कि भारत में एकात्मकतावादी संघवाद भी अपनाया गया है। यूनेस्को जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, उसमें संघवाद पर एक संगोष्ठी हुई 1973 में। उसमें भारत को रिप्रेजेंट करते हुए डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा था, केंद्रीयकरण की अपनी सशक्त प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप भारतीय संघवाद राजनीतिक सामंजस्य और आर्थिक विकास के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति का समाधान बना है। यह विवाद कि भारत में संघीय व्यवस्था है या नहीं सारहीन है। यह विवाद इसीलिए उठा है कि विद्वान अमेरिकी उदाहरणों से उधार ली गई संघवाद की शास्त्रीय अवधारणा में आस्था रखते हैं और उनका दृष्टिकोण पूर्वाग्रह युक्त है। भारतीय संघवाद का स्वरूप भिन्न है और वह केंद्रीयकृत संघवाद का नवीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो विशेष रूप से तीसरे विश्व के नए स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए प्रासंगिक है। क्योंकि भारतीय संविधान में एकात्मकतावादी संघवाद के तत्व अंतर्निहित है। जैसा हमने पहले भी बात की थी कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, एक संविधान है, एक हरी नागरिकता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन यदि होना है तो केंद्र सरकार करती है, एक चुनाव आयोग है, केंद्रीय स्तर पर एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो राज्यों की स्थिति कमज़ोर है। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए व्यवहार में भारत में एकात्मकतावादी संघवाद मौजूद है और उसके आधार पर हम देखते हैं कि व्यवहार में भी जो प्रधानमंत्री रहे उनके व्यक्तित्व ने भी भारतीय संघवाद को एकात्मकतावादी दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी का काल ऐसा रहा। और इसके साथ साथ अब हम जो देख रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी का काल, जो कि चमत्कारिक व्यक्तित्व का है और काफ़ी हद तक एक ही दल इस समय महत्वपूर्ण स्थिति में है। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय संघवाद है वो सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद का मिला जुला रूप है और मुख्य रूप से इसमें सहयोगी संघवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। और क्योंकि भारत एक विशाल राज्य है, 28 राज्य है, इसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ऐसी स्थिति में संघवाद का सहयोगी स्वरूप ही सबसे ज़्यादा यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल है।